दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है झांसी। ये एक बहुत ही बेहतरीन तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो वन टाइम वॉचेबल जरूर है। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं और उन दोनों सीजन्स को हमने अपने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना। बाकी आपको पता है कि रिवाज के हिसाब से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की शुरुआत में हमें 5 साल पहले केरला के वेस्टर्न घाट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक लड़की अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर कहीं जा रही होती है। यहाँ इसके साथ कई और लोग भी गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर जब ये एक जगह पर पहुँचते हैं तो कुछ लोग इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसके जवाब में फिर ये लोग भी उन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान वो लड़की उस बच्चे को लेकर जंगल में भागने लगती है ताकि वो उस बच्चे को जिंदा बचा सके। यहाँ वो लड़की उस बच्चे को जंगल में छुपाकर उन लोगों से फाइट करने लगती है। तभी उस लड़की का सामना मोनार नाम के एक आदमी से होता है और यहाँ उन लोगों से लड़ते लड़ते ये लड़की एक झरने के पास आ जाती है। अब फाइट के दौरान ये लड़की अपने हाथ में एक बॉम्ब लेती है और जब मोनार इस लड़की को लात मारकर नीचे गिराने ही वाला होता है तभी लड़की उस बॉम्ब की पिन निकालकर मोनार के ऊपर फेंक देती है और उस बॉम्ब के फटने से मोनार का आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन इसी बीच ये लड़की नीचे झरने में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो यहाँ बुरी तरह से रो रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की को हैदराबाद में दिखाया जाता है जिसको हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था और इस लड़की का नाम होता है झांसी। यहाँ झांसी संकेत नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि संकेत की पहले से ही एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम मेहा है। संकेत झांसी से जब शादी करने की बात करता है तो झांसी संकेत की इस बात का कोई जवाब ही नहीं देती और इससे दूर जाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हर रात झांसी को कुछ अजीब से सपने आ रहे होते हैं और इन सब सपनों में झांसी काफी सारी चीजों को देखती है, काफी सारे कैरेक्टर्स को देखती है। झांसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे ये सपने क्यों आते हैं। एक्चुअली झांसी एक फैशन डिजाइनर है, इसका खुद का एक बुटीक होता है और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि झांसी को बंद अंधेरे कमरों से भी बहुत डर लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि झांसी, संकेत और मेहा तीनों एक साथ एक रात किसी शादी में जाते हैं और फिर शादी अटेंड करने के बाद झांसी पार्किंग लॉट में अपनी कार को बाहर निकालने लगती है और उसी पार्किंग लॉट में झांसी देखती है कि एक आदमी एक छोटी सी बच्ची पर जुल्म करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर झांसी उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर हमें एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है और इसी फाइट के दौरान झांसी गलती से उस आदमी को मार देती है। अब उस आदमी को मरा देखकर झांसी और वो बच्ची दोनों बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ संकेत अपने अंकल अनिरुद्ध से बात कर रहा होता है। दरअसल अनिरुद्ध एक साइकेट्रिस्ट है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि झांसी अपना पास्ट भूल चुकी है। फिर दूसरे दिन हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है साक्षी। फिलहाल साक्षी उस बच्ची के घर आती है जिसने मर्डर को होते हुए देखा था और दरअसल उस मर्डर के बाद से ये बच्ची अभी भी शॉक में है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। लेकिन साक्षी उस बच्ची को शादी की फुटेज दिखाकर उस बच्ची से पूछने लगती है कि जिसने मर्डर किया है क्या वो इन फोटोज में है। लेकिन वो बच्ची झांसी का फोटो देखने के बाद भी पुलिस वालों से कहती है कि मर्डरर इन फोटोज में नहीं है। वहीं फिर झांसी अनिरुद्ध के अस्पताल में आती है। अनिरुद्ध झांसी को हिप्नोटाइज करने लगता है ताकि उसे उसका पास्ट याद आ सके। हिप्नोटाइज के दौरान झांसी वापस काफी सारे लोगों को देखती है, काफी सारे हादसों को देखती है। इन लोगों में से एक खूबसूरत लड़की भी होती है। फिर होश में आने के बाद झांसी जब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है तब संकेत अनिरुद्ध के पास आकर झांसी की हालत पूछने लगता है तो अनिरुद्ध कहता है कि झांसी की याददाश्त में थोड़ा थोड़ा सुधार तो आ रहा है। संकेत कहता है कि अंकल झांसी की याददाश्त वापस ना आए यही बेहतर है क्योंकि मैं जिस तरह की वाइफ चाहता हूँ वो सारे गुण झांसी में हैं। हम तीनों की बहुत अच्छी फैमिली बन सकती है। पर अनिरुद्ध कहता है कि ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे झांसी का पास्ट बिल्कुल ठीक नहीं रहा था। उसके पास्ट में काफी सारे हादसे हुए हैं। पता नहीं पास्ट में झांसी कौन थी, क्या काम करती थी, उसका असली नाम क्या है। और इसी उधेड़बुन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दोबारा से हमें 5 साल पहले का वेस्टर्न घाट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन संकेत, उसका अंकल अनिरुद्ध और कुछ बच्चे ऐसे ही यहाँ घूमने के लिए आते हैं और इत्तेफाक से वहाँ पर झांसी भी होती है जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। इसी बीच जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो मेहा बॉल लाने के लिए पानी में जाने लगती है और मेहा जब डूबने ही वाली
होती है तभी झांसी मेहा को बचा लेती है। इसके बाद संकेत और अनिरुद्ध वहाँ के लोगों से झांसी के बारे में पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो लोग बताते हैं कि कुछ दिनों पहले वो लड़की हम लोगों को पानी में बहती हुई नजर आई थी और फटाफट हमने उस लड़की का इलाज किया। होश में आने के बाद पता चला कि इस लड़की ने अपनी याददाश्त खो दी है, तभी से ये हमारे ही साथ रह रही है। ये लोग कहते हैं कि बेचारी को उसका नाम भी नहीं पता है। अब अनिरुद्ध डॉक्टर होने की वजह से झांसी को अपने साथ ले जाने की बात करता है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। और फिर मेहा उस लड़की को देखकर उसका नाम झांसी रख देती है क्योंकि झांसी ने मेहा की जान बचाई थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हमें साउथ ईस्ट एशिया की किसी जगह पर एक गैंग वॉर को दिखाया जाता है जिसका नाम केलिव होता है। केलिव के पास बारबी नाम की एक लड़की काम करती है। ये लड़की वही है जो झांसी के सपने में आया करती थी। खैर, अब झांसी अपनी कार से जब अपने बुटीक जा रही होती है तो रास्ते में झांसी वीरा बाबू नाम के आदमी के पोस्टर्स को देखती है। आज इसका बर्थडे है, इसलिए लोगों ने जगह जगह पर उसके पोस्टर्स लगा रखे हैं और ये आदमी वीरा बाबू भी झांसी के सपनों में आता है। झांसी ने इसका स्केच ड्रॉ करके अपने पास रखा होता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें दूसरे सीन में ध्रुवा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कोर्ट के पास कृति नाम की लड़की का इंतजार कर रहा होता है। पर बहुत समय होने के बाद भी कृति कोर्ट के पास नहीं आती। वकील ध्रुवा से आकर कहता है कि ध्रुवा, इस बार तो जज ने केस को पोस्टपोन कर दिया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। आखिरकार हम लोग न्याय के लिए ही तो लड़ रहे हैं। कृति ने ही सपोर्ट नहीं किया तो इसमें हम क्या करें। इसके बाद गुस्से में ध्रुवा कृति के घर जाता है। दरअसल कृति के साथ एक हादसा हुआ था। उस दिन से कृति अपने आप को कमरे में ही बंद करके रखती है। कृति के साथ कृति के पापा भी रहते हैं। इसके पापा ने इसको बहुत समझाया पर कृति किसी की भी बात नहीं मानती। यहाँ हमें पता चलता है कि कृति का आधा चेहरा जला हुआ है। शायद किसी ने इसके ऊपर एसिड फेंक दिया था, इसलिए कृति किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती। इधर हम उसी रात वीरा बाबू को किसी जगह पर एक प्रोस्टिट्यूट का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी वीरा बाबू के पास झांसी आती है और वीरा बाबू झांसी को देखकर उसे प्रोस्टिट्यूट समझने लगता है। इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, पर झांसी वीरा बाबू से उसके जख्म के बारे में पूछने लगती है कि तुमको ये जख्म कैसे लगा, ये किसने किया। लेकिन वीरा बाबू झांसी को कुछ भी ना बताकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। पर दारू पिए होने के कारण झांसी उसे झांसा देकर अपने बुटीक में लाकर बंद कर देती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम 14 साल पहले विजयवाड़ा के हाईवे के पास एक बस को देखते हैं। यहाँ ड्राइवर सारे पैसेंजर्स से कहता है कि जो कोई भी टॉयलेट जाना चाहता है वो जा सकता है। उसी बस में झांसी की फैमिली भी होती है, झांसी के माँ बाप और उसकी बड़ी बहन। यहाँ झांसी के पास कवर में कुछ मछलियाँ भी होती हैं। झांसी देखती है कि इस कवर में छोटा सा छेद हो गया है, तो झांसी बिना अपने माँ बाप को बताए इसे बदलने टॉयलेट जाने लगती है। और उसी जगह पर वीरा बाबू भी होता है। उस समय वीरा बाबू टैक्सी ड्राइवर था। अब झांसी को अकेला देखकर वीरा बाबू अपने आसपास के कुछ लोगों को इशारा करता है। वहीं झांसी टॉयलेट में जा रही होती है कि तभी टॉयलेट के पास आकर एक औरत उसे टॉयलेट के अंदर लॉक कर देती है और उस बस ड्राइवर को कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इसके फौरन बाद वो बस ड्राइवर सारे लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब झांसी बाथरूम से बाहर आती है तो वहाँ बस नहीं होती और ये देखकर झांसी घबराने लगती है। तभी वीरा बाबू बहुत प्यार से झांसी के पास आकर पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हारी बस मिस हो गई क्या? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये मेरी ही टैक्सी है। ये सब कहकर वीरा बाबू झांसी को अपनी टैक्सी में बैठाकर उस बस को फॉलो करने लगता है। यहाँ बातों ही बातों में वीरा बाबू झांसी को पीने के लिए पानी देता है। पानी पीने के बाद झांसी बेहोश हो जाती है और सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। झांसी अब वीरा बाबू से पूछती है कि उस हादसे का और तुम्हारे जख्मों का क्या लेना देना है, पर वीरा बाबू झांसी को बताने से मना कर देता है। लेकिन फिर झांसी वीरा बाबू को टॉर्चर करने लगती है और वीरा बाबू जख्म के बारे में बोलने ही वाला होता है कि तभी झांसी के बुटीक पर एक औरत आ जाती है जिसको कुछ ड्रेस बनवानी थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर साक्षी संकेत के घर आती है क्योंकि आज मेहा का बर्थडे था। यहाँ मेहा साक्षी को देखते ही संकेत के पीछे छुप जाती है। असल में बात यह है कि मेहा साक्षी की ही बेटी है, मतलब पहले संकेत और साक्षी की शादी हो चुकी थी। साक्षी ने संकेत को टाइम ना देने पर अब इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है और अब मेहा अपने पापा के पास ही ज्यादा रहती है। इसलिए मेहा संकेत से ज्यादा प्यार करती है, ना कि साक्षी से। यहाँ संकेत झांसी का एग्जाम्पल देते हुए साक्षी को समझाने लगता है कि माँ हो तो झांसी जैसी। खैर, इसके बाद झांसी, संकेत और मेहा बाहर खाने के लिए जाते हैं। तभी संकेत को अचानक कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है और उसके बाद झांसी मेहा को लेकर अपने पड़ोसी नाजिया के घर जाती है। नाजिया के घर नाजिया और उसकी माँ रहती है। फिर झांसी बोलती है कि मेरे वापस आने तक आप मेहा को अपने पास ही रखिए,
उसके बाद झांसी अपने बुटीक आकर वीरा बाबू को मार पीट कर उससे उस जख्म के बारे में पूछने लगती है। फिर वीरा बाबू झांसी को सच बताने लगता है कि 14 साल पहले वीरा बाबू ने झांसी को किडनैप किया था और वो उसे दीपू कुमार नाम के एक आदमी के पास लेकर गया था। दीपू कुमार का घर हैदराबाद से बहुत दूर है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि वीरा बाबू का यही काम होता है कि वो छोटे बच्चों को किडनैप करके दीपू कुमार को बेच देता था। दीपू कुमार झांसी को बहुत दिनों तक बेहोश ही रखता है। फिर वीरा बाबू बारबी नाम की एक लड़की को किडनैप करके दीपू के पास लाता है। उस समय झांसी को होश आता है और वो अपने हाथ में पत्थर लेकर वीरा बाबू की एक आंख फोड़ देती है। गुस्से में आकर दीपू कुमार झांसी को एक डार्क बॉक्स में बंद कर देता है और अब वापस सीन प्रेजेंट डे में आता है, जहां झांसी दीपू कुमार का एड्रेस पता करके वीरा बाबू को लेकर दीपू कुमार के घर पहुंचती है। वहां दीपू कुमार के आदमी भी होते हैं। झांसी फिर उन लोगों से फाइट करती है और सारे लोगों को मारने लगती है और उसी जगह पर सुमित्रा नाम की एक औरत भी होती है। सुमित्रा झांसी को देखकर उसे माहिता नाम से बुलाने लगती है, मतलब झांसी का असली नाम माहिता है। अब झांसी सुमित्रा से अपने बारे में पूछने लगती है। तब जाकर सुमित्रा को पता चलता है कि झांसी यानी माहिता ने अपनी याददाश्त खो दी है। जिस टाइम माहिता यानी झांसी यहाँ आई थी उसी समय बारबी नाम की लड़की भी यहाँ आई थी। देखते ही देखते इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। यहाँ पर दीपू कुमार लड़कियों को गांजा बनाना सिखाता था। उसी जगह पर काव्या नाम की एक बूढ़ी औरत भी थी और जो लड़कियाँ 16 साल से ऊपर की होती हैं उनको यहाँ डांस सिखाया जाता है। ये सब देखकर माहिता यानी झांसी समझ जाती है कि यहाँ क्या हो रहा है और वो बारबी से कहती है कि हम कुछ भी करके यहाँ से भाग जाएंगे। फिर झांसी ने बहुत बार यहाँ से भागने का ट्राई किया मगर वो हर बार पकड़ी जाती थी और उसे डार्क बॉक्स में बंद कर दिया जाता था। इन सब के बीच एक दिन बहुत सारे लोग आकर काव्या को ले जाते हैं, मतलब दीपू कुमार लड़कियों का सौदा भी करता था। ये देखकर झांसी, बारबी और एक लड़की यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं पर ये तीनों पकड़े जाते हैं और दीपू कुमार उस तीसरी लड़की को गोली मार देता है ताकि बाकी लड़कियों में खौफ पैदा हो सके और वो उन लड़कियों के हाथों ही उस लड़की को दफनाता है। और सीन यहाँ से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मेहा की जो फ्रेंड होती है वो मिसिंग हो चुकी है। दूसरे दिन कोई टैक्सी ड्राइवर जब कहीं जा रहा होता है तो उस टैक्सी ड्राइवर को एक बॉडी जलती हुई दिखाई देती है और फिर वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बताता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम सुमित्रा को देखते हैं जो माहिता यानी झांसी को उसके बारे में कुछ बातें बताने लगती है। वो कहती है कि झांसी और बारबी दोनों साथ में ही बड़े हुए और ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे, खासकर बारबी झांसी के साथ। फिर एक दिन बारबी सुमित्रा के पास जाकर कहती है कि आप मुझे जहाँ भी भेजें लेकिन माहिता यानी झांसी से दूर मत रखिएगा। जहाँ आप माहिता को भेज रही हैं वहीं आप मुझे भी भेज दीजिए। तभी सुमित्रा कहती है कि ये हमारे बस में नहीं है, सब किस्मत का खेल है। तभी बारबी माहिता यानी झांसी को देखती है जो किसी और लड़के से बात कर रही होती है। ये देखकर बारबी को बहुत गुस्सा आता है और वो रात को उस लड़के पर मिट्टी का तेल डालकर उसके हाथ को आग लगा देती है और चुपचाप माहिता के पास आकर सो जाती है। वहीं एक दिन आमिशा नाम की लड़की दीपू कुमार के घर आती है। दीपू कुमार सभी लड़कियों को रेडी करके लाइन में खड़ा कर देता है। अमीशा एक के बाद एक लड़की को सिलेक्ट करने लगती है और उन सब में से आमिशा को माहिता यानी झांसी पसंद आ जाती है लेकिन बारबी नहीं। तभी बारबी आमिशा के पास आकर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और फिर आमिशा बारबी को भी सेलेक्ट कर लेती है, जिससे खुश होकर बारबी झांसी के साथ चली जाती है। और अब वापस सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां सुमित्रा झांसी से कहती है कि उसके बाद वो उन लड़कियों का क्या करते थे मुझे नहीं पता, मैं बस इतना ही जानती हूँ। तभी दीपू कुमार सुमित्रा को कॉल करता है। यहाँ सुमित्रा की बातों से दीपू कुमार को थोड़ा शक हो जाता है। दरअसल सुमित्रा भी दूसरे लड़कियों की तरह यहाँ फंसी हुई है। वो यहाँ हीरोइन बनने के लिए आई थी। फिर जब दीपू कुमार घर आता है तो उसे सुमित्रा बंधी हुई मिलती है। सुमित्रा उससे कहती है कि कुछ लोगों ने यहाँ आकर हमारे आदमियों को मार दिया, पर दीपू कुमार को सुमित्रा पर यकीन नहीं होता और वो उसको गोली मार देता है। फिर जाकर झांसी बाहर आकर उन सभी लोगों से फाइट करने लगती है और फाइनली दीपू कुमार को भी मार देती है और यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं उन सबको आजाद करके उस पूरे घर को आग लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को पता चलता है कि जिस जगह पर डेड बॉडी पाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेहा की फ्रेंड की ही है। मतलब किसी ने इस छोटी सी बच्ची को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। इसी बीच साक्षी सत्या नाम के एक आदमी के पीठ के पीछे एक बिंदी को देखती है और ये बिंदी उस बच्ची की ही है जो अभी मरी है। साक्षी इसी चीज को सबूत मानकर सत्या को प्राइम सस्पेक्ट मानकर गिरफ्तार कर लेती है। तभी वहाँ झांसी आती है और उस बच्ची की लाश को देखकर शॉक में आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को दीपू कुमार का फोन मिलता है। इस फोन को चेक करने पर उन्हें कुछ मैसेजेस मिलते हैं। इन मैसेजेस को जब डिकोड किया जाता है
तो साक्षी को उस फोन में एक गाड़ी का नंबर मिलता है। दरअसल दीपू कुमार ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया करता था और आज भी वो कुछ बच्चियों को स्कूल वैन के जरिए कहीं ले जाने वाला था, पर जब तक पुलिस वालों को उस वैन का पता चलता तब तक वो वैन वहाँ से निकल चुकी थी। इसी बीच टीवी चैनल पर झांसी रामा जयन को भी देखती है, मतलब रामा जयन दीपू कुमार से मिला हुआ था। पुलिस वाले अब इस पर भी शक कर रहे होते हैं। उधर उसी शाम सत्या बेल पर रिलीज हो जाता है और उस रात झांसी को नींद न आने के कारण वो बालकनी में आ जाती है। तभी झांसी अपने बगल वाले घर में सत्या को देखती है जो बियर पी रहा होता है। तो माहिता यानी झांसी दीवार कूदकर सत्या के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि उस छोटी सी बच्ची को किसने मारा। यहाँ दारू के नशे में धुत सत्या अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने उस छोटी सी बच्ची को मारा है और वो झांसी से कहता है कि तुम क्या कर लोगी जब पुलिस वाले ही मेरा कुछ नहीं कर पाए। तभी झांसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सत्या को मौत के घाट उतार देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे एक आदमी देख लेता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में साक्षी अपनी टीम के साथ वहां जाती है जहां मर्डर हुआ था, लेकिन यहां उसे कुछ सबूत नहीं मिलता। इधर दूसरे सीन में जेल में तैयप्पा और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो बदला लेने के लिए सुलग रहे होते हैं और कल इनकी रिहाई होने वाली है, इसलिए ये जेल से बाहर निकलकर किसी को मारने का प्लान बनाते हैं। उधर झांसी मेहा को लेने उसके स्कूल जाती है। यहाँ ध्रुवा झांसी को कृति की फोटो दिखाकर उसको इसके बारे में बताता है कि एक दिन कृति और उसकी फ्रेंड पुलिस स्टेशन गए थे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे की कंप्लेंट लिखवाने, क्योंकि उसने कृति की गलत वीडियोस बनाई थी और वो कृति को ब्लैकमेल करता था। पर पुलिस वाले ने कहा कि अगर मैंने उनकी कंप्लेंट ली तो मेरा ट्रांसफर किसी जंगल में हो जाएगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप इस गांव को छोड़कर चले जाओ, मैं आपकी FIR नहीं ले सकता। अब उस पुलिस स्टेशन में ध्रुवा भी होता है। ध्रुवा पुलिस वाले को रूल्स समझाने लगता है और पुलिस वाला ना चाहते हुए भी इन दोनों की FIR ले लेता है। अब ध्रुवा ने पहली बार जब कृति को देखा तो उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। पर एक दिन जब कृति अपनी स्कूटी पर कहीं जा रही थी तो कृति के सामने वही बिजनेसमैन और उसकी गैंग आ जाती है और वो बिजनेसमैन कृति से बोलता है कि इस केस को वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ कृति के मना करने पर वो लोग कृति के चेहरे पर एसिड फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं और उस दिन से कृति अपने आप को कमरे से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। कृति फिर झांसी की ब्रेसलेट दिखाकर पूछता है कि ये ब्रेसलेट आप ही का है ना? मतलब कल रात झांसी ने जब सत्या को मारा था तो ये ब्रेसलेट वहीं गिर गया था और उस मर्डर को होते हुए ध्रुवा ने ही देखा था। लेकिन झांसी ध्रुवा को मना करने लगती है कि ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है। अब ध्रुवा और फिर तैयब अपने घर आ जाते हैं। असल में तैयब नाजिया का भाई होता है और फिर हमें पता चलता है कि तैयब के पापा कुछ दिनों पहले मारे गए। उनको मारने वाले बुरे लोग हैं, इसलिए तैयब और इसकी फैमिली बदला लेने के लिए घूम रही है। और इसी तरह तैयब झांसी के बारे में भी पूछने लगता है और तैयब की माँ कहती है कि झांसी की याददाश्त अभी भी नहीं आई है। उसी रात जब झांसी सो रही होती है तो ध्रुवा झांसी को मैसेज करता है कि मैंने जो लोकेशन भेजी है वहाँ आ जाओ, वरना मैं ये ब्रेसलेट पुलिस को दे दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में झांसी ध्रुवा के पास जाती है और देखती है कि ध्रुवा जख्मी है। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब ध्रुवा किसी बार में था और वहीं पर उस बार में उस बिजनेसमैन का लड़का भी होता है। वो वहाँ पार्टी कर रहा होता है क्योंकि इन्होंने वो केस जीत लिया। ध्रुवा जब कुछ बोलता है तो वो लड़का ध्रुवा को भी बहुत मारता और पीटता है। अब ध्रुवा झांसी से कहता है कि इस कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए, सच्चाई नहीं, इसलिए कृति का सच्चाई पर से भरोसा उठ गया है। फिर झांसी अपना रूप बदलकर वहां जाती है। यहाँ पर वो उस बिजनेसमैन के लड़के को मारने लगती है और लास्ट में वो सारे लोगों को मार देती है। अब दोबारा ध्रुवा के पास आने पर ध्रुवा उसे वो ब्रेसलेट वापस कर देता है। दूसरे दिन ध्रुवा खुश होकर कृति के घर जाता है और जाकर न्यूज चालू करता है जिसमें आ रहा होता है कि उस बिजनेसमैन का लड़का बार में एक लड़ाई में मारा गया। ये सुनकर कृति अपने कमरे से बाहर निकलती है और खुश होने लगती है। और इसी तरफ मोडार के आदमी रामा जयन के पास आते हैं। मोडार रामा जयन को कॉल करके बताता है कि CBI तुम तक पहुंच गई है और तुम्हारे जरिए वो मेरे पास भी आ सकती है और मेरे जरिए वो बॉस तक भी पहुंच सकती है। वो कहता है कि मैंने अपने आदमियों के साथ सूटकेस में वो पैसा भिजवाया है, इन पैसों से तुम्हारी फैमिली सेटल हो जाएगी, इसलिए तुम खुद को खत्म कर लो, यही इस प्रॉब्लम का सलूशन है। इसके बाद रामा जयन खुद को खत्म कर लेता है। इधर दूसरी तरफ झांसी ध्रुवा को अपने बुटीक में लाकर अपने बारे में बताने लगती है और अभी झांसी के सामने बस एक ही लीड बची है और वो है रामा जयन। लेकिन जब तक झांसी रामा जयन के पास पहुंचती तब तक वो सुसाइड कर चुका था। रात में सबूत के लिए ये दोनों रामा जयन के ऑफिस जाते हैं। फिर
पता चलता है कि यहाँ और भी लोग हैं। झांसी उन लोगों को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो उसे सपने में भी दिखते हैं। दूसरे दिन तैयब जानबूझकर झांसी पर नजर रखने लगता है। वो झांसी के सामने आता है लेकिन झांसी तैयब को पहचान नहीं पाती। इसके बाद तैयब और एक आदमी किसी से मिलने गोवा जाते हैं। वो उस आदमी को कुछ पार्सल देते हैं। फिर वो आदमी इनसे कहता है कि तैयब, कैलिब सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस नहीं करता, वो कुछ और भी कर रहा है। ऐसा कहकर वो उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको कैलिब ने कैद करके रखा है। दूसरी तरफ झांसी और ध्रुवा को रामा जयन की एक फोटो मिलती है। फोटो को देखकर पता चलता है कि ये फोटो गोवा की है। फिर झांसी और ध्रुवा गोवा जाने का प्लान करते हैं। दूसरे दिन ये गोवा पहुंच जाते हैं और हर जगह उस फोटो को दिखाकर लोगों से इनके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होता। उसी दिन बीच के पास ध्रुवा काव्या को देखता है जो पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। ये देखकर ध्रुवा को उस पर तरस आने लगता है और वो उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। उसके बाद झांसी और ध्रुवा जब टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी इसी टैक्सी में अचानक काव्या आकर बैठ जाती है और पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। ड्राइवर कहता है कि सर, यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं, इसे हम रास्ते में छोड़ देंगे। इसी बीच काव्या झांसी को देखकर माहिता कहकर बुलाती है। माहिता भी काव्या को पहचान लेती है और काव्या को उसके नाम से बुलाती है। वहीं गोवा में मोडार अपने आदमियों के साथ बहुत सारे ड्रग्स को ले जा रहा होता है, पर अचानक से इस ट्रक में आग लग जाती है और सारा माल जल के राख हो जाता है। मोडार कैलिब को फोन करके इसकी खबर देता है। गोवा में तैयब और उसके आदमी भी होते हैं। यहाँ तैयब कैलिब का फोन हैक करके उससे बात करने लगता है कि कैलिब, आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। वहीं बारबी कैलिब से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर झांसी काव्या को अच्छे कपड़े देती है और उसे खाना खिलाती है और इसके बाद वो काव्या से उन लोगों के बारे में पूछने लगती है। पहले तो काव्या उन लोगों को पहचानने से मना कर देती है, पर बाद में बताती है कि इन लोगों को मैंने बिल्लू क्लब में देखा था। उसी वक्त झांसी ध्रुवा को लेकर उस क्लब में जाती है और यहाँ जाकर उन लोगों की तलाशी लेने लगती है। फिर हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो सीसीटीवी में झांसी को देख रही होती है। फिर झांसी और ध्रुवा उस क्लब से बाहर आ जाते हैं और काव्या भी इत्तेफाकन उसी क्लब के पास आ जाती है और झांसी को बुलाने लगती है। तभी एक वैन आकर झांसी और ध्रुवा के पास आकर रुकती है और उसमें से कुछ आदमी निकलते हैं जो ध्रुवा और झांसी को उस वैन में डाल देते हैं। अब उसी जगह मोडार के होने से काव्या मोडार के पास आकर उससे कहती है कि मोडार, जल्दी से कार निकालो। मतलब काव्या मोडार को पहले से जानती है। काव्या कहती है कि एक वैन माहिता यानी झांसी को लेकर गई है। तब मोडार को पता चलता है कि माहिता अभी तक जिंदा है। वहीं वैन में जब झांसी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तभी पीछे से कोई उस पर गन पॉइंट करता है और इसी सीन के साथ ये पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में झांसी और ध्रुवा को किसी ने उठा लिया था और यहाँ से शुरू होता है सीजन 2। फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों को किसी और ने नहीं बल्कि आमिशा ने किडनैप किया था। वही आमिशा जो दीपू कुमार के घर आकर लड़कियों को खरीद लेती थी। फिर आमिशा माहिता यानी झांसी को गन पॉइंट पर लेती है। अभी ये लोग बिल्लू के क्लब गए थे। यहाँ झांसी आमिशा के हाथ से गन छीनकर उस पर गन पॉइंट करते हुए पूछने लगती है कि माहिता और बारबी का बिल्लू क्लब में जाने के बाद क्या हुआ था। इसके बाद आमिशा आगे की कहानी बताने लगती है कि वो पहले तो कुछ लड़कियों को खरीदकर बिल्लू क्लब में एंटर करवाती है। शुरुआत में तो वो लड़कियों से नॉर्मल काम करवाती है, जैसे ड्रिंक सर्व करना, डांस वगैरह वगैरह। फिर माहिता और बारबी भी यही काम कर रहे थे, लेकिन इस बिल्लू क्लब में एक और सीक्रेट काम चलता है। दरअसल आधी रात को इस क्लब में विदेश से भी क्लाइंट्स आते थे। दरअसल बिल्लू क्लब का असली मालिक कैलिब होता है। एक दिन कैलिब का बेटा एथन इस क्लब में आता है ये देखने के लिए कि बिल्लू किस तरह से डीलिंग करता है। सारे लोग बैठने के बाद यहाँ पर हर लड़की को बुलाकर उनका प्रेजेंटेशन दिया जाता है। फिर वहाँ मौजूद लोग इन लड़कियों पर बोली लगाने लगते हैं। जिस लड़की पर बोली लगती है उस लड़की को उसके साथ कुछ रातें गुजारनी होती हैं। फिर बिल्लू माहिता को भी प्रेजेंट करने लगता है। यहाँ एथन माहिता को देखकर पागल हो जाता है और सोचने लगता है कि वो माहिता को किसी भी तरह से हासिल करके ही रहेगा। तो इसके बाद एथन मास्क पहनकर माहिता पर बोली लगाने लगता है। वो किसी को भी बोली लगाने नहीं देता। एथन की ये हरकतें देखकर बिल्लू और आमिशा बहुत जलने लगते हैं। पहले ही एथन बिल्लू से बहुत जलता था क्योंकि वो उसे इसका काम करने नहीं दे रहा था और इसी तरह बिल्लू एथन को अपने रास्ते से हटाने के लिए मौके की तलाश में होता है। लेकिन एथन को हटाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो कैलिब का बेटा था। वहीं एथन माहिता को कमरे में ना ले जाकर उसे एक बीच पर लाता है। मतलब एथन माहिता का पहले दिल जीतना चाहता था और फिर उसके बाद उसका शरीर हासिल करना चाहता था। वहीं माहिता उस क्लब से बहुत समय बाद बाहर आई थी, इसलिए वो बहुत खुश होने लगती है।
अब कुछ समय बीतने के बाद एथन माहिता को उसके घर छोड़ देता है। यहाँ एथन का ये बर्ताव देखकर माहिता उससे इम्प्रेस हो जाती है। जब माहिता अपने कमरे में आती है तो देखती है कि बारबी रो रही है। यहाँ बारबी कहती है कि जिसने मेरी बोली लगाई उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे सिगरेट से जलाया, मुझे मारा भी, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह वो पूरी बात माहिता को बताती है। वहीं दूसरे दिन एथन क्लब में आता है और सब लोगों को डराकर माहिता के बारे में पूछने लगता है। बिल्लू एथन को समझाता है कि ये जो तुम कर रहे हो इससे हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन एथन उसकी कोई बात नहीं सुनता और माहिता को अपने साथ एक अच्छी जगह लेकर जाता है। यहाँ वो उसे एक डायमंड रिंग भी देता है और ये सब देखकर माहिता को लगता है कि एथन इसे बहुत प्यार करता है और ये दूसरे मर्दों की तरह नहीं है। अब धीरे धीरे ये रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और माहिता एथन को चाहने लगती है और इन दोनों के बीच प्यार भी होने लगता है। दूसरी तरफ बारबी को बहुत टॉर्चर किया जा रहा होता है। एक दिन माहिता ये बात एथन को बोलती है कि तुम्हारा क्लाइंट बारबी को बहुत टॉर्चर कर रहा है, प्लीज एक बार उसको समझाओ। एथन माहिता को झूठ बोल देता है कि चिंता मत करो, अगली बार वो बारबी पर हाथ नहीं उठाएगा। दूसरे दिन माहिता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। माहिता ये बात बहुत मुश्किल से बारबी को बताती है। अब बारबी माहिता से पहले से बहुत प्यार करती थी। वो माहिता से बोलती है कि इसका बाप कौन है वो मैं नहीं पूछूंगी, पर हम यहाँ से दूर कहीं भाग चलते हैं, हम दोनों इस बेबी को संभाल लेंगे। फिर माहिता कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर बेबी को बाप भी तो चाहिए। मतलब माहिता डिसाइड करती है कि ये बात वो एथन को बताकर एथन से शादी कर लेगी, लेकिन उसकी ये बात बारबी को पसंद नहीं आती। इसी बीच काव्या को सेक्सुअल डिसीज होने की वजह से बिल्लू काव्या को अपने क्लब से बाहर निकाल देता है। उसी दिन से काव्या गोवा में भटक रही है। उसी वक्त माहिता एथन के पास आकर उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद एथन शॉक में आ जाता है और दूर जाकर बिल्लू को कॉल करके बताता है कि माहिता मेरे पास आई थी, फौरन इसको लेकर जाओ। तभी माहिता एथन के घर में 2 वाइन ग्लासेस को देखती है। ये देखकर जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो एथन किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। तब माहिता को एथन की सच्चाई पता चलती है कि एथन उसे कोई प्यार नहीं करता, वो तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ एथन माहिता के पास आकर उसकी बुराई करने लगता है और कहता है कि क्या सबूत है कि ये मेरा बच्चा है, ये बच्चा तो किसी और का भी हो सकता है। ये सुनकर माहिता को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो एथन की गन लेकर उसे मार देती है। उसी बीच घर के बाहर बिल्लू के आदमी और एथन के आदमी के बीच भी फायरिंग होने लगती है। मतलब बिल्लू एथन को मारने के लिए यहाँ आया था। अब गोली की आवाजें सुनकर माहिता एथन को मारकर यहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद केलिब वहाँ आकर अपने बेटे की लाश को देखकर रोने लगता है और मोडार से पूछता है कि ये किसने किया, और फिर उससे कहता है कि तुम जल्दी से उस लड़की को पकड़कर मेरे पास लाओ, मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। अब यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब आमिशा माहिता को ही ये सारी कहानी सुना रही थी। इसके बाद माहिता यानी झांसी आमिशा को बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं खुद केलिब को मार डालूंगी, मेरी जिंदगी उसी ने बर्बाद की है। अब आमिशा भी यही चाहती थी, इसलिए वो उनको छोड़ देती है। पर ये सब सुनने के बाद भी झांसी को अपना फ्लैशबैक याद नहीं आता। झांसी की लाइफ तो यही है, संकेत और मेहा। अब यहाँ से झांसी तैयब की माँ को घर का हालचाल पूछने के लिए कॉल करती है तो वो बताती है कि मेहा को फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अब झांसी फौरन हैदराबाद जाती है। दूसरी तरफ मोडार केलिब को फोन करके एक बात बताता है कि इनके कंटेनर्स में ब्लास्ट करने वाली तैयब की गैंग है। ये सुनने के बाद केलिब शॉक्ड हो जाता है और मोडार से कहता है कि काश मैं तैयब को उसी वक्त मार देता तो ये कीड़ा आज इतना बड़ा नहीं होता। अब केलिब बारबी को बोलकर काफी सारे लोगों को मार देता है जो केलिब के रास्ते में आते हैं। दूसरी तरफ गोवा में पुलिस साक्षी के कहने पर ध्रुवा के फोटो को लेकर लोगों से पूछताछ कर रही होती है, क्योंकि साक्षी एक मर्डर केस में ध्रुवा पर शक कर रही होती है। और इसी बीच पुलिस वाले तैयब के कमरे में जाकर तैयब के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं, पर तैयब बच जाता है क्योंकि इनके पास वेपन्स वगैरह होते हैं। अब पिछले सीजन में आपने देखा होगा कि काव्या ने मोडार के पास आकर मेहा के बारे में बताया था कि कुछ लोग आकर मेहा को ले गए हैं, तो काव्या के जरिए मोडार अमीशा तक पहुंचकर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। दूसरे दिन एक लड़की साक्षी के पास आकर उस दिन के हादसे के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि सीजन 1 में झांसी ने दीपू कुमार के घर से काफी सारी लड़कियों को आजाद किया था। तो इस लड़की से वो यही पूछती है कि तुम लोगों को किसने आजाद किया था। ये लड़की कहती है कि वो कोई आदमी नहीं था बल्कि लड़की थी।
वहीं गोवा में जब ध्रुवा बस से हैदराबाद जा रहा होता है तो पुलिस वाले आकर ध्रुवा को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, लेकिन वो लोग ध्रुवा को पुलिस स्टेशन ले जाने के बदले मोडार के पास ले जाते हैं। इस तरह साक्षी मेहा का बहाना बनाकर संकेत के घर आती है और झांसी के कमरे में आकर उसकी तलाशी लेने लगती है और उसके बुटीक जाकर भी तलाशी लेने लगती है, पर साक्षी को उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता और अपनी टीम को कॉल करके वो उनसे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को बोलती है। सीसीटीवी फुटेज को देखने से पता चलता है कि उस रात झांसी ने कार के टोल गेट को क्रॉस किया था और वो रास्ता दीपू कुमार के घर जाता है। उसके बाद झांसी संकेत के पास आकर अपनी सच्चाई बताने लगती है। सच्चाई जानने के बाद संकेत सोच लेता है कि तुम्हारी जिंदगी अलग है और मेरी भी। दूसरी तरफ कैलिब बारबी को झांसी की फोटो भेजकर उसको मारने के लिए बोलता है। अब बारबी भी इसी मौके के इंतजार में कब से होती है, क्योंकि झांसी बारबी को छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ साक्षी संकेत के घर आकर झांसी को गिरफ्तार करने की बात करती है। तभी वहाँ मोडार के लोग आकर इन सबको घेर लेते हैं। अब जब ये झांसी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तभी तैयब की माँ यहाँ आकर इन सब लोगों पर फायरिंग कर देती है और इन सब लोगों को मारकर झांसी को बचा लेती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत साल पहले तैयब के फादर इब्राहिम और कैलिब एक साथ काम कर रहे थे। तमिलनाडु में इन लोगों के चाय के बगीचे थे। सारे लोग मिलकर काम करते थे और प्रॉफिट भी बराबर बांटते थे। लेकिन रात को पुलिस वाले आकर इब्राहिम को वार्निंग देकर जाते हैं कि तुम चाय की आड़ में गांजा भी एक्सपोर्ट कर रहे हो। इब्राहिम पुलिस वालों से कहता है कि नहीं सर, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हम लोग ये काम नहीं करते। बाद में हमें पता चलता है कि कैलिब इब्राहिम के नाम से ये स्मगलिंग कर रहा था। जब इब्राहिम को ये बात पता चलती है तो कैलिब अपने आदमियों के साथ इब्राहिम को बहुत मारता है, उसके घर पे फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से इब्राहिम के बहुत से रिश्तेदार मारे जाते हैं और लास्ट में कैलिब इब्राहिम के साथ एक गेम खेलकर उसे भी मार देता है। ये देखकर तैयब को बहुत गुस्सा आता है, पर तैयब की माँ उसे रोककर कहती है कि कैलिब अब बहुत शक्तिशाली बन चुका है, उसको हराने के लिए हमको भी शक्तिशाली बनना होगा। प्रेजेंट में तैयब की माँ झांसी से कहने लगती है कि बेटा तुम पर हमारा कर्ज है, इसलिए हम तुम्हारे घर के पास ही रहते हुए तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इस तरह से तैयब की माँ आगे की कहानी बताती है। जब झांसी एथन को मारकर वहाँ से भाग रही थी तो वहीं कहीं झांसी तैयब को देखती है। मतलब उस समय तैयब अकेले ही कैलिब को मारने यहाँ आया और पकड़ा गया। झांसी तैयब की हालत को देखकर उसे बचा लेती है और तैयब झांसी को अपनी फैमिली के पास लाता है। झांसी उसकी फैमिली के साथ ही रहते हुए फाइट करना सीखती है। अब उस समय झांसी तो प्रेग्नेंट थी और बाद में ये एक बच्चे को जन्म भी देती है। दूसरी तरफ कैलिब अपने आदमियों के साथ झांसी को ढूंढ रहा होता है। कुछ समय बाद तैयब की फैमिली ये डिसाइड करती है कि ये लोग यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाएंगे। इस तरह जब ये लोग दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो मोडार के आदमी इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। यही सीन सीजन 1 में हमने देखा था। इसी दौरान झांसी ने अपने बच्चे को किसी जगह छुपा दिया था। झांसी मोडार पर बॉम्ब फेंक कर नीचे झील में गिर जाती है। दूसरी तरफ तैयब और 4 लोग पुलिस से गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस वाले इनके हाथों में गन देखकर इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, इसलिए ये लोग जेल में थे। ये सब होने के बाद तैयब की माँ और नाजिया ने बहुत मुश्किल से झांसी को ढूंढा था, लेकिन जब इन लोगों को झांसी की सच्चाई पता चली तब झांसी ने अपनी याददाश्त तो खो दी थी, फिर इन लोगों ने अपना हौसला भी खो दिया। दूसरी तरफ कृति रेडी होने लगती है ध्रुवा को आई लव यू बोलने के लिए, पर तभी कैलिब के आदमी आकर ध्रुवा की लाश कृति के घर के आगे फेंक कर चले जाते हैं। ध्रुवा की लाश को देखकर कृति रोने लग जाती है। और एक बात ये भी है कि कैलिब ने बारबी और अपने पोते रोहन को झांसी के खिलाफ बहुत भड़का दिया था और वो छोटा बच्चा भी चाहता है कि वो झांसी को मार दे। दूसरे दिन झांसी ध्रुवा के अंतिम संस्कार में आती है। वहाँ पहले से कैलिब के आदमी होते हैं झांसी को पकड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ साक्षी आकर झांसी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। तभी वहाँ तैयब के आदमी आकर कैलिब के आदमियों को मारकर साक्षी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। वो साक्षी को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। झांसी साक्षी को समझाती है कि आज अगर तुमने मुझे रोका तो दूसरी तरफ उन छोटे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ ही देर में कैलिब छोटे बच्चों को बाहर भेजने वाला है। मेरी बात पर भरोसा करके तुम उन छोटे बच्चों की जान बचाओ, मैं कैलिब को देख लूंगी। तो साक्षी झांसी की बात मानकर अपनी टीम के साथ उस जगह पर बच्चों को बचाने जाती है। दूसरी तरफ कैलिब के आदमी झांसी का एड्रेस ढूंढकर वहां पहुंच जाते हैं और इन सारे लोगों पर अटैक करने लगते हैं। लास्ट में मोडार झांसी को गन पॉइंट पर रख ही लेता है। तभी कैलिब मोडार को ऑर्डर देता है कि शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता, तुम ही इसे मार दो, मैं बस देखता रहूंगा। इस तरह
मोडार और झांसी के बीच फाइट होती है, पर अंत में झांसी मोडार को ही मार देती है। यही मौके का फायदा उठाकर तैयब के आदमी कैलिब के आदमी को मार देते हैं, लेकिन झांसी कैलिब को नहीं मारती। यहाँ तैयब की माँ कैलिब के साथ वही गेम खेलने लगती है जो बहुत पहले कैलिब ने उसके पति इब्राहिम के साथ खेला था। उसी वक्त बारबी अपनी स्नाइपर से इन लोगों पर निशाना लगाने लगती है। ये देखकर बारबी इन सब लोगों पर फायरिंग करती है और 2-3 लोग मर ही जाते हैं। उसके बाद बारबी झांसी से कॉल पर बात करने लगती है। बारबी कहती है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, मतलब वो रोहन किसी और का नहीं बल्कि झांसी का ही बच्चा था जो जंगल में मोडार के आदमियों को मिल गया था। कैलिब ने उसी बच्चे को बड़ा करके उसकी खुद की माँ झांसी के खिलाफ उसको भड़का दिया था। यहाँ झांसी डिसाइड करती है कि ये अपने बच्चे को बचाकर ही रहेगी। इसका मतलब अब अगली फाइट झांसी की बारबी के साथ होने वाली है और इसी के साथ ये सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि अगली ऐसी कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।